क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखते हैं। कैम एक एंगेजमेंट पार्टनर है एस लिमिटेड का, उसको वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके ऑडिट टीम मेंबर्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। ऑडिट टीम मेंबर्स जो है वो श्योर नहीं है अबाउट द प्रॉपर अबाउट द पर्पस, किस पर्पस के लिए इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। एक्सप्लेन करता है वेरियस पर्पस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का विद रेफरेंस टू ऐसे 230 के हिसाब से। आंसर दिखते हैं। पर्पस क्या होता है ऐसे 230 के हिसाब से नीचे दिए गए पर्पस होता है। असिस्ट करता है मतलब हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम को प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट के अंदर। असिस्ट करता है उसके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को डायरेक्ट सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट वर्क एंड डिस्चार्ज करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिव्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनेबल करेगा एंगेजमेंट टीम्स को अकाउंटेबल रहने के लिए फॉर इट्स वर्क, मतलब कि वो लोग अकाउंटेबल रहेंगे जो भी उन्होंने वर्क परफॉर्म किया है उसके लिए। रिटेन करेगा वो रिकॉर्ड्स ऑफ द मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट, मतलब ये रिकॉर्ड के तरीके से काम में आएगा फ्यूचर ऑडिट के अंदर। एनेबल करेगा ये कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़, मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ के अंदर ये मदद करेगा। एंड इंस्पेक्शंस के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द SQC1 के हिसाब से जो भी इंस्पेक्शंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है उसके अंदर भी ये क्या करेगा, एनेबल करेगा। एनेबल करेगा कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी और द अदर रिक्वायरमेंट। ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस। एनेबल करेगा मतलब मदद करेगा किसके अंदर, एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस के अंदर। इन अकॉर्डेंस विद द लीगल के हिसाब से किया जा रहा है, रेगुलेटरी के हिसाब से किया जा रहा है, अदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है ना, वो चेक कर लेगा, उसमें भी ये मदद करता है अगर डॉक्यूमेंटेशंस किया होगा तो। डी देखते हैं। यू नोटिस मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड और द सस्पेक्टेड फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूड दैट, हमने मिस स्टेटमेंट्स को नोटिस किया गया है किसके रिजल्ट से, फ्रॉड के रिजल्ट से या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड के रिजल्ट से, ऑडिट कर रहे थे तब। एंड उससे हमने कंक्लूड किया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना परफॉर्मिंग द ऑडिट, मतलब ऑडिट अब आगे हम लोग कर नहीं पाएंगे। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हम एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे डील करेंगे इस सिचुएशंस को। अगर इनएबिलिटी रहती है ऑडिटर को कंटिन्यू द एंगेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट की वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड की वजह से, द ऑडिटर एनकाउंटर्स द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज से डील किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, मतलब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज आते हैं यहाँ पर दैट ब्रिंग्स इनटू द क्वेश्चंस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू। यहाँ पर ऑडिटर के मन में क्वेश्चंस रहता है कि क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए इस ऑडिट को। परफॉर्मिंग द ऑडिट, द ऑडिटर शैल, ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंसेस, उसकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस सर्कमस्टेंसेस में वो देखेगा। इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या आएगा, वेदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिट, क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑडिट की रिपोर्ट करने के लिए टू द पर्सनस या द पर्सनस हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, मतलब जिसने उसको अपॉइंट किया गया है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस ऑडिटर के, या तो पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, या तो इन सम केसेस के अंदर अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसको बताना पड़ेगा कि हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आपका ऑडिट। कंसिडर वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, हम लोग ये देखेंगे क्या अप्रोप्रिएट रहेगा अगर हम यहाँ से विड्रॉल कर ले हमारा एंगेजमेंट, मतलब अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो क्या विड्रॉल कर ले हमारा एंगेजमेंट को। वेदर द विड्रॉल इज़ पॉसिबल, क्या विड्रॉल पॉसिबल है, एप्लीकेबल है लॉ या तो रेगुलेशन के हिसाब से। एंड अगर ऑडिटर विड्रॉल करता है तो डिस्कस कीजिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट को बताइए या तो दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को आप बताइए कि हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंड रीजंस भी बताइए कि क्यों हम लोग इसको विड्रॉल कर रहे हैं। एंड डिटरमाइन करके बताइए वेदर देयर इज़ अ प्रोफेशनल या तो लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट, क्या कोई प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट रहती है रिपोर्ट करने की, किसको, पर्सन या तो पर्सन्स जिसने अपॉइंट किया गया है ऑडिटर को, या तो इन सम केसेस के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया गया था तो उसको भी यहाँ पर हमारी कुछ लीगल या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट रहती है, अगर होती है तो उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा हमको। द विड्रॉल, जो ऑडिटर विड्रॉल करेगा एंगेजमेंट से, एंड द रीजंस फॉर द विड्रॉल, क्यों वो विड्रॉल कर रहा है और जो उसने विड्रॉल किया है, ये दोनों चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। TS लिमिटेड एज रेज द फंड बाय इशूइंग द फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक TS लिमिटेड है उसने क्या किया है, फंड उठाया है, मतलब पैसे उठाए कहाँ से, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से। दिस फंड वर रेज्ड फॉर
द एक्सपांशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। किस लिए उठाए ये? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के लिए, मतलब बढ़ाना चाहती है बिजनेस और नए नए क्षेत्रों में जाना चाहती है बिजनेस धंधा करने के लिए, इसलिए उसने फंड उठाया। हाउएवर द कंपनी यूटिलाइज दिस फंड, कंपनी यूटिलाइज कर रही है ये इस फंड को रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसका पर्पस क्या था? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन वो कर क्या रही है? रीपेमेंट कर रही है उसकी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को। वेदर व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी कारो 2020 के अंदर इस केस के अंदर? तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020 फॉर रेजिंग द फंड एज पर द क्लॉज 10B ऑफ द पैरा 3 ऑफ द कारो 2020। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ टू रिपोर्ट, ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिपोर्ट करता है वेदर कंपनी हैज़ मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्या कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया है शेयर्स का या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का फुल्ली या तो पार्टली और ऑप्शनली कन्वर्टेबल ड्यूरिंग द ईयर्स। अगर है तो वेदर क्या रिक्वायरमेंट सेक्शन 42 की एंड सेक्शन 62 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसको कंप्लाइड किया गया है विद द फंड रेस्ड, जो भी फंड रेज किया गया है उसके लिए हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस, और उसी पर्पस के लिए उसने यूटिलाइज़ किया गया है जिस पर्पस के लिए उस फंड को रेस किया गया था। अगर नहीं किया गया तो प्रोवाइड कीजिए डिटेल्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, के डिटेल दीजिए कि कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है एंड द नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस, और क्या उसका नॉन कंप्लायंस किया गया है वो बताइए हमको। इन द प्रेजेंट केस के अंदर TS लिमिटेड जो है उसने रेस किया था फंड बाय इशूइंग द फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। TS लिमिटेड कंपनी तो थी, उसने फंड लिया था किसके लिए? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ उसकी बिजनेस के लिए। लेकिन कंपनी ने क्या करा? उसको यूज़ कर दिया रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड द एडवांसेस के लिए इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड इज रेज। जिस पर्पस के लिए फ़ंड को रेज किया गया था उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरे पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज़ किया गया। एंड पर्पस क्या था उसका? एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, लेकिन उसने क्या कर दिया? रीपेमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को। हियर द ऑडिटर, यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा फैक्ट को इन दिस रिपोर्ट्स, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा कंपनी ने किया है कि जो फंड है उसको यूज किया गया है फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर विच द फंड वर रेज। जिस पर्पस के लिए फ़ंड को उठाया गया था उस पर्पस के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया गया है, उससे अलग जाकर किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किया गया है एज़ पर द क्लॉज 10B ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कारो 2020। यहाँ पर वो रिपोर्ट करेगा कारो 2020 के अंदर क्लॉज 10B ऑफ द पैरा 3 के अंदर वो रिपोर्ट करेगा। और के अंदर देखते हैं मिस्टर PQ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अपॉइंट किया गया है एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द CBD मल्टीप्लेक्स सिनेमा लिमिटेड, एक मल्टीप्लेक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। द ऑडिट टीम स्टार्टेड द ऑडिट एंड वेरीफाइंग द लेजर्स एंड द अदर बुक्स ऑफ द अकाउंट। जो उसकी ऑडिट टीम थी उसने क्या करना चालू कर दिया? ऑडिट करना चालू कर दिया और वेरीफाई करना चालू कर दिया लेजर्स एंड द अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात है ये। हाउएवर वन ऑफ द टीम मेंबर्स, एक टीम मेंबर जो है वो देख रहा है क्या? इंटरनल कंट्रोल्स मैकेनिज्म्स ऑफ द कंपनी, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर रहा है वो। शुड बी वेरीफाइड, शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड। कैन यू गाइड द ऑडिट टीम, क्या आप गाइड कर सकते हो ऑडिट टीम्स को अबाउट द एरियाज, जो भी एरियाज जो कवर करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब ये जो इंटरनल कंट्रोल्स का मैकेनिज्म वो कर रहा है उसका ऑडिट कर रहा है, देख रहा है बरोबर से है कि नहीं, तो आप गाइड कीजिए कि क्या क्या एरियाज़ उसको देखने पड़ेंगे इसके अंदर। आंसर देखते हैं एरियाज़ जो भी कवर करेंगे वाइल वेरीफाइंग द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म मल्टीप्लेक्स के अंदर। तो ऑडिट टीम्स ऑफ द मेसर्स PQ एंड कंपनी शुड कवर्ड, यहाँ पर वो उसको क्या कवर करना पड़ेगा? फॉलोइंग एरियाज वेरीफाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑफ द CBD मल्टीप्लेक्स लिमिटेड। दैट द एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल, जो सिनेमा हॉल का एंट्रेंस है शो टाइम के अंदर इज़ ओनली थ्रू द प्रिंटेड टिकट्स, मतलब एंट्री जब दी जाएगी सिनेमा हॉल के अंदर तो वो टिकट्स को देख कर ही दी जाएगी। प्रिंटिंग टिकट्स जो है उसके बिना एंट्री नहीं कर सकते आप, वैसा सिस्टम बरोबर से प्रॉपर किया गया है ना। दैट द एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग द शो इज़ ओनली थ्रू द प्रिंटेड टिकट, प्रिंटेड टिकट के थ्रू ही अंदर एंट्री हो रही है ना, वो देखना पड़ेगा। दैट दे आर सीरियसली नंबर्ड एंड बाउंड इनटू द बुक्स, जो भी प्रिंटेड टिकट्स है वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए एंड एक बुक की तरह होनी चाहिए, मतलब बुक्स के अंदर जैसे फाड़ते हैं वैसे फटी हुई होनी चाहिए, बुक्स की तरह होनी चाहिए, बाउंड होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर बुक्स की तरह बाउंड होनी चाहिए, बंदी हुई होनी चाहिए, सीरियल नंबर में होनी चाहिए।
दैट द नंबर्स ऑफ द टिकट इश्यूड फॉर द ईच शो, जितनी भी नंबर्स ऑफ द टिकट इशू की गई है हर शो के लिए एंड क्लास के लिए वो डिफरेंट होनी चाहिए थ्रू द नंबर्स में भी वो डिफरेंट होनी चाहिए ऑफ द सेम क्लास फॉर द शो ऑन दैट सेम डे ईच वीक रन सीरियली, मतलब हर वीक हर दिन सीरियली भी वो अलग होनी चाहिए, हर टिकट की शो की टिकटें जो होती है वो अलग सीरियल नंबर्स में होनी चाहिए। जो भी शो होता है डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से या सीरियली जो भी रन किया जाता है उसके हिसाब से। दैट फॉर द एडवांस बुकिंग इन द सेपरेट सीरीज ऑफ द टिकट इज इश्यूड, अगर एडवांस बुकिंग है तो सेपरेट सीरीज ऑफ द टिकट उसके अंदर इश्यूड होनी चाहिए। एंड दैट द इन्वेंटरीज ऑफ द टिकट इज़ केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, और ये जो भी इन्वेंटरीज की टिकट्स होती है, मतलब जो भी बची हुई इन्वेंटरीज होती है उसकी जो भी टिकट्स होती है उसको रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की कस्टडी में रखना पड़ेगा। तो क्या वैसा किया गया है वो सब चेक वेरीफाई किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा या ऑडिट टीम मेंबर्स के द्वारा। कार्ड लिमिटेड क्या है, इनटू द बैंकिंग बिजनेस एंड हैंडल्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द लोन्स एंड द एडवांसेस। कार्ड लिमिटेड बैंकिंग के बिजनेस के अंदर है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का लोन्स एंड एडवांसेस वो हैंडल कर रहा है डिफरेंट काइंड्स के। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर ऑन द राइज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है एनपीए वो बढ़ते ही जा रहा है सिंस द लास्ट 2 क्वार्टर्स से। द मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द करेक्ट प्रोविजंस फॉर द सेम, मैनेजमेंट करेक्ट प्रोविजन बनाना चाहता है और वो उसके लिए चिंतित है। CAR इज़ अपॉइंटेड, CAR को अपॉइंट किया गया है चेक करने के लिए कि करेक्ट प्रोविजंस एनपीए का बनाया जा रहा है बैंक के द्वारा या नहीं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, क्या एस्पेक्ट्स को वेरीफाइड करना पड़ेगा CAR के द्वारा इस पर्पज़ के लिए। आंसर देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, CAR वेरीफाइड करेगा दैट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनपीए इनटू द सब standard asset, doubtful assets and the loss asset is done depending upon the prudential norms as per the RBI guidelines। प्रूडेंटियल नॉर्म्स के हिसाब से, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से ये जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स के अंदर उसके हिसाब से करना होगा। वो किसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा CAR को कि क्या उसके हिसाब से किया है ना। फर्दर ही शुड ऑल्सो इंश्योर दैट, उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोविजंस है वो अकॉर्डेंस सेम इन अकॉर्डेंस विद द गिवन टेबल, नीचे दिए गए टेबल के हिसाब से किए गए ना। कैटेगरीज ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA, स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर क्या आएगा, तो वुड वन विच हैज़ रिमेन द NPA फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, एक ऐसा एसेट जो NPA है रिमेन NPA फॉर द पीरियड लेस देन या तो इक्वल टू 12 मंथ, मतलब लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ के अंदर में वो फॉल कर रहा है NPA के कैटेगरी के अंदर, तो उसके ऊपर प्रोविजन कितना 15% के हिसाब से बनाया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड एसेट्स में रखा जाएगा। डाउटफुल एसेट्स में क्या आएगा, वुड बी वन विच हैज़ रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। मतलब कि यहाँ पर जो भी एसेट्स होगी अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरीज के अंदर रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ के अंदर, तो उसके केस के अंदर यहाँ पर क्या किया जाएगा, सब कैटेगराइज किया जाएगा कि देखना पड़ेगा कि डाउटफुल कितने साल तक का है। 1 साल तक का है तो उसको D1 में नाका जाएगा, तो 1 से 3 साल तक का है तो उसको D2 में नाका जाएगा, मोर देन 3 ईयर्स है तो उसको D3 में नाका जाएगा। यहाँ पर सिक्योर और अनसिक्योर का पोर्शन सेपरेट करना होता है। सिक्योर के अंदर कितना बनाया जाएगा कि डाउटफुल 1 ईयर तक का है तो 25%, अगर अनसिक्योर के अंदर तो 100% तीनों में आएगा। और अगर डाउटफुल 1 to 3 ईयर्स D2 के अंदर आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, सिक्योर्ड के पोर्शन के अंदर 40%, अनसिक्योर्ड के अंदर 100%, डाउटफुल के अंदर तो 100% ही आएगा दोनों में। लॉस असेट में क्या आएगा, वुड बी वन वेर जो लॉस है उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है बाय द बैंक या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। मतलब यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या तो बैंक या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बताएगा कि ये लॉस एसेट में आएगा, तभी हम लोग उसको लॉस एसेट ट्रीट करेंगे। और दी RBI इंस्पेक्शन या तो RBI का इंस्पेक्शंस के द्वारा ये बताया जाएगा कि ठीक है इसको लॉस एसेट में डालिए, तभी यहाँ पर लॉस एसेट में इसको रखा जाएगा। बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली, लेकिन अमाउंट को रिटर्न ऑफ पूरी तरीके से किया नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रोविज़न कितना बनाया जाएगा, 100% का प्रोविज़न यहाँ पर भी बनाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं CA सेवक अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द बिग स्मार्ट सिटी। एक बिग स्मार्ट सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, उसका ऑडिटर को कौन है, CA सेवक है। ही वॉन्ट्स टू वेरीफाई, वो वेरीफाइड करना चाहता है वेरियस एक्सपेंडिचर्स ऑफ द म्यूनसिपालिटी
कौन से एक्सपेंडिचर म्यूनसिपालिटी के होते हैं वो वेरीफाइड करना चाहता है। डिफाइन कीजिए टर्म म्यूनसिपालिटी क्या है, एंड स्टेट करके बताइए व्हाट आर दी हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द म्यूनसिपालिटी, कौन से हेड के अंदर ये जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं म्यूनसिपालिटी के ये इनकर्ड किए जाते हैं। एंड कॉरपोरेशंस कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस जो हैं उसको ब्रॉडली किस कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है वो भी बताइए। आंसर देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इट। डेफिनेशन देखते हैं। A municipality can be defined as a unit of the local self government in an urban area। म्यूनसिपैलिटी क्या है? तो एक यूनिट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, अर्बन एरिया के अंदर पाई जाती है। बाय द टर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में ही ऑर्डिनरीली अंडरस्टूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकालिटी, मतलब यहाँ पर लोकल पीपल्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। A village, a town, a city or any other area smaller than the state। एक विलेज हो सकता है, एक टाउन हो सकता है, सिटी हो सकता है, या तो कोई भी अदर एरिया स्मॉलर देन द स्टेट से कम का होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे म्यूनसिपैलिटी के अंदर गिनेंगे। बाय अ बॉडी, ये मैनेजमेंट कौन करेगा? बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग द लोकल इनहेबिटेंट्स, एक बॉडी बनाई जाएगी लोकल इनहेबिटेंट्स के द्वारा, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। प्रोसेसिंग फेयरली लार्ज ऑटोनॉमी राइजिंग एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू द लोकल टैक्सेशंस, मतलब यहाँ पर उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो जाएगा? लोकल टैक्सेशन से जनरेट हो जाएगा। ऑटोनॉमी से वो वर्क करेगी और वो उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी? लोकल टैक्सेस लगाकर उसका रेवेन्यू जनरेट करेगी। एंड स्पेंडिंग इट्स इनकम, और उसकी इनकम वो स्पेंड करेगी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर रिगार्डिंग द लोकल एंड देयरफॉर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल सर्विसेज, मतलब लोकल की जो भी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करेगी जो कि अलग होगी जो स्टेट एंड सेंट्रल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उससे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द म्यूनसिपैलिटीज एंड द कॉरपोरेशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। एक्सपेंडिचर जो भी म्यूनसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशंस इनकर्ड करते हैं उसको ब्रॉडली किस कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है? नीचे दी गई। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड अदर सच इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा, इनके अंदर क्या किया जाता है? एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एंड रेवेन्यू कलेक्शंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड अदर सच इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा। डी देखते हैं। बैन LLP फॉर्म की जा रही है ड्यूरिंग द 21-22। दे आर नॉट श्योर, वो लोग श्योर नहीं है टाइप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसके अंदर मेंटेन करनी पड़ती है। व्हाट आर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स दैट द LLP इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कौन सी बुक्स ऑफ द अकाउंट LLP को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर देखते हैं। बुक्स ऑफ द अकाउंट जो बैन NLP रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए, LLP शेल अंडर द ऑब्लिगेशंस मेंटेन कर रही है एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड द फेयर व्यूज़। एनुअल अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ेगा उसको जो ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे। इट स्टेट्स ऑफ द अफेयर्स, मतलब उसने क्या क्या अफेयर्स किए गए, क्या क्या उसने डीलिंग की गई है, उसका ट्रू एंड द फेयर व्यूज़ दे, उसके लिए उसको बुक्स ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। LLP आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स जिसके अंदर कंटेन किया जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द सम्स ऑफ द मनी रिसीव्ड एंड एक्सपांडेड, जितना भी सम्स ऑफ द मनी उसके पास आया है एंड जो भी उसने खर्चा किया एक्सपांड किया गया बाय द LLPs एंड द मैटर्स इन रेस्पेक्ट टू विच द रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, और जो भी मैटर्स रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर्स की है वो भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। और रिकॉर्ड्स ऑफ द असेट्स एंड द लायबिलिटीज़ ऑफ द LLP, जो भी रिकॉर्ड्स होगा ना असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का LLP का, वो भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज, जो भी कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज उसने किए हैं उसका भी स्टेटमेंट्स, इन्वेंटरीज का भी स्टेटमेंट, WIP का भी, फिनिश गुड्स का भी, एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, इसका सबका स्टेटमेंट भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फोर्थ, एनी अदर पर्टिकुलर्स विच दे पार्टनर्स में डिसाइड, और कोई भी अदर पर्टिकुलर जो पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि इसको भी मेंटेन करना पड़ेगा तो उसको भी वो लोग मेंटेन करेंगे।